नमस्कार साथियों, आपका चैनल RK105 में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज से अपने फिर से भौतिक भूगोल के कुछ टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और आज का अपना टॉपिक है सूर्य ताप, जिसे अपनी इंसोलेशन भी कहते हैं। सूर्य ताप का मानव जीवन पर या अन्य जीवों पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है और अकेले जीवों पर ही नहीं, अगर देखा जाए तो महासागरों या पवनों में जो सचलता यानी कि जो जीवन यानी कि वो सक्रिय दिखाई देते हैं, उनमें भी सूर्य ताप का ही प्रभाव होता है। अगर सूर्य ताप नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन तो रुक ही जाता, निर्जीव वस्तुओं में भी सक्रियता भी रुक जाती, यानी कि उनकी क्रियाएं भी रुक जाती। जैसे कि महासागर जो धाराएं चलती है, लहरें उठती है, या जो पवनें हैं वो उसी ताप की वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचती है, तो वो सब संभव हो पाता है इस सूर्य ताप की वजह से। कि सूर्य ताप का हमारे जीवन में महत्व है और आज अपने इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। नाम है सूर्य ताप, अंग्रेजी में बोलते हैं इसे इंसोलेशन। तो ये जो इंसोलेशन शब्द है ये 3 शब्दों से मिलकर बना है, इन प्लस सोल प्लस एसन। तो इंसुलेशन जो है इन 3 शब्दों से मिलकर बना है, तब जाकर ये बन जाता है इंसुलेशन। इसमें देखिए तो यानी कि इनकमिंग, इसका मतलब होगा इनकमिंग, और यहाँ प्लस सोलर, इसका मतलब होगा सोलर, और इसका यहाँ अर्थ होगा रेडिएशन। ठीक है, तो RADIA रेडिएशन, TION, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, यानी कि वो विकिरण सूर्य की जो हम तक आती है, इसे ही हम इंसोलेशन कहते हैं, यानी कि सूर्य ताप कहते हैं। और ये जो विकिरण होते हैं इनसे हमें ऊष्मा के माध्यम से धरातल के ऊपर तापमान प्राप्त होता है। अब देखिए कि हमारे कि ये जो आपके सामने सूर्य है, इसमें से ये ऊष्मा का उत्सर्जन होता कैसे है, यानी कि इसमें से ऊष्मा निकलती कैसे है। इसमें 2 गैसों का प्रधान है ये सूर्य, इसमें हाइड्रोजन प्लस हीलियम माना जाता है। लगभग जो है 75% के करीब हाइड्रोजन और यही 26% के करीब हीलियम, और कुछ अन्य जो है गैसेस भी मिलकर जो है यहाँ पर नाभिकीय संलयन की क्रिया हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाती है। नाभिकीय संलयन की क्रिया के माध्यम से इसमें से लगातार ऊष्मा निकलती रहती है, और ये जो ऊष्मा है ये एक जैसे ही बनी रहती है। इस ऊष्मा के निकलने को ही अपने लगातार एक समान निकलने को ही क्या बोलते हैं, अपने सौर स्थिर अंक, क्या बोलते हैं, स्थिर अंक, सौर स्थिर अंक, यानी कि ऊष्मा लगातार एक जैसे ही एक समान ही बनी रहती है, इसे अपने बोलते हैं सौर स्थिर अंक। अब देखिए सूर्य की सतह का तापमान कितना है, यहाँ पर इसे बोलते हैं, देखो फोटोस्फीयर, क्या बोलते हैं, इस जहाँ से ऊष्मा बाहर निकलती है सतह के बाद का जो प्रकाशमान भाग है इसे अपने बोलते हैं फोटोस्फीयर। क्या बोलते हैं, फोटोस्फीयर। ठीक है, ये जो ऊष्मा मंडल है यहाँ इसको अपन क्या बोलेंगे, फोटोस्फीयर। ठीक है, फोटास बोला जाता है इस सतह को, तो इस ये क्या है, फोटोस्फीयर। अंदर से उस नाभिकीय संलयन की क्रिया के माध्यम से यहाँ से ऊष्मा बाहर निकलती है, जो कि एक लगातार एक समान बनी रहती है, उसे अपने बोलते हैं सौर स्थिरांक। और इससे ये जो प्रकाशमान जो यहाँ का भाग है, ठीक है, जहाँ से ज्वाला निकलती रहती है, इसको अपने बोलते हैं फोटोस्फीयर। अब ये जो प्रकाश है, ऊष्मा है, इसमें से यहाँ सूर्य की सतह की बात करें तो यहाँ पर प्रत्येक वर्ग इंच से, यानी कि सूर्य की सतह की प्रत्येक एक वर्ग जो इंच है, ठीक है, उससे जो ऊष्मा निकलती है वो 1 लाख अश्व शक्ति के बराबर होती है। हॉर्स पावर जो है, ठीक है, 1 लाख अश्व शक्ति के बराबर सूर्य की सतह से ऊष्मा 1 वर्ग इंच में निकलती है। तो मानो यहाँ पर कितने अश्व शक्ति के बराबर जो है सूर्य ऊष्मा पैदा कर रहा होगा। ठीक है,
इसी संपूर्ण ये उष्मा जो है ये संपूर्ण, ठीक है, चारों तरफ ये बिखरती है और कुछ हिस्सा इसके बाहर घूमने वाली जो पृथ्वी है, चक्कर लगाने वाली जो पृथ्वी है, इसे प्राप्त होता है। और कुछ हिस्से का मतलब यहाँ पर इसको सिर्फ जो प्राप्त होता है ये 1/2, यानी कि 2 के साथ में क्या है, अरबवां भाग है। 1/2 अरबवां भाग है, अरबवां भाग जो है इसे प्राप्त होता है। यानी कि वैसे देखें तो सिर्फ 2 अरब विभाजन कर लो और एक टुकड़ा उसमें से उठा लो, यानी कि 2 अरबवां भाग ही हमारी पृथ्वी को प्राप्त होता है, जो कि हमारी सतह को, पृथ्वी की सतह को गर्म करता है और वायुमंडल को भी गर्म करता है, जीवन चलता है। यानी कि मामूली सा कितना 2 अरबवां भाग ही हमारी पृथ्वी के धरातल को, पृथ्वी के वायुमंडल को, पृथ्वी को प्राप्त होता है और इसी से हमारी पृथ्वी के ऊपर जीवन संभव हो जाता है। देखिए कि जो सूर्य है वो हमारी पृथ्वी कि अगर व्यास की बात की जाए, यानी कि आर पार यहाँ से, ठीक है, इतने व्यास की बात की जाए तो सूर्य का जो व्यास है वो अपने से 100 गुना अधिक है। अगर पूरे इसमें आयतन की बात की जाए, आयतन के अनुसार वो सूर्य जो है हमारी पृथ्वी से लगभग 1 लाख गुना जो है वो अधिक विशाल है आयतन की दृष्टि से। तो इसमें से लगातार उसमें के जो है नाभिकीय संलयन की क्रिया के माध्यम से उसमें प्राप्त होती है हमारी पृथ्वी को। और अब देखिए कि पृथ्वी के ऊपर कुछ मंडल हैं, अलग अलग विभाजन है, जोन है, और इसमें आप देख सकते हैं ऐसे, ठीक है, कि पृथ्वी को जो सूर्य की जो उष्मा है वो प्रत्येक भाग पर बराबर प्राप्त नहीं होती है। यानी कि अपना जो टॉपिक है सूर्यताप, उसके अंदर अपने यही समझाएंगे कि पृथ्वी के ऊपर संपूर्ण भाग पर एक जैसी जो है वो सूर्यताप जो है वो प्राप्त नहीं होता है, कहीं कम कहीं ज़्यादा, कहीं दिन में कभी तो ज़्यादा मिलता है, रात्रि में कम हो जाता है। तो कुछ कारण हैं, कई और भी फैक्टर हैं जिनकी वजह से हमारी पृथ्वी को जो तापमान है वो पूर्णतः सभी जगह एक समान नहीं मिल पाता। तो हमारे इस टॉपिक के अंदर भी ये है कि वो कौन से कारक हैं, वो कौन से कारक हैं जिनसे सूर्यताप हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में या हमारी पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर एक समान जो है नहीं पहुंचता है। वो कौन से कारक हैं, कौन से फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं इस सूर्यताप को हमारी पृथ्वी पर पहुंचने में। अब देखिए पृथ्वी जो है उसके ऊपर 3 मंडल हैं, ठीक है, अपने 3 मंडल मान लेते हैं वैसे तो, कि एक मंडल जो है वो उष्ण मंडल है, कर्क रेखा और मकर रेखा, बीच में जो है विषुवत रेखा, एक तो ये हो गया। दूसरा मंडल जो है वो शीतोष्ण कहलाता है, जो ये तो है 23.5 डिग्री तक ही, ठीक है, 23 से 1/2 डिग्री तक, 0 से लेकर 23 से 1/2 डिग्री तक कर्क और मकर। अब बात करते हैं तो ये 66.5 डिग्री पर दूसरा मंडल जो है वो शीतोष्ण, यहाँ पर क्या होता है, इस जगह पर क्या है, उष्ण है, ये भी उष्ण है, यहाँ पर क्या है, शीतोष्ण है, यहाँ पर भी शीतोष्ण है। इसके बाद में जो है ये क्षेत्र जो है शीत कहलाता है, जो 66.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश से 90 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के बीच होता है। ऐसे ही जो साउथ अक्षांश जो है 90 डिग्री तक जो है, यहाँ 66.5 से डिग्री से लेकर यहाँ पर 90 डिग्री के बीच में जो है ये शीत क्षेत्र है। क्या है, शीत क्षेत्र है। देखो वेरिएशन आपको 2 ही स्थानों पर मिलेगा, यहाँ पर शीतोष्ण पर और यहाँ पर भी शीतोष्ण पर, दोनों स्थान, यानी उत्तरी गोलार्ध में भी शीतोष्ण में और यहाँ पर भी दक्षिणी गोलार्ध में भी 23.5 से 66.5 के बीच में, यानी कि शीतोष्ण। यहाँ पर शीत भी मिलेगा, उष्ण भी मिलेगा। लेकिन इनके अलावा आप अगर विषुवत रेखा के दोनों ओर, यानी कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में उष्ण भाग में चलते हैं तो वहाँ सिर्फ आपको उष्ण यानी गर्म क्षेत्र मिलेंगे, और इसके अलावा अगर ध्रुवीय क्षेत्रों में पहुँचते हो तो आपको सिर्फ शीत यानी कि ठंडे क्षेत्र मिलेंगे। और ये होते क्यों हैं शीत, उष्ण, शीतोष्ण, ठीक है, तो इसके बारे में भी इसी टॉपिक के अंदर अपने पढ़ लेते हैं। अब देखिए कि हमारी जो पृथ्वी है उसको भी अपने क्या है, निम्न अक्षांश मंडल और मध्यम अक्षांश मंडल और उच्च अक्षांश मंडल में विभाजित करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि सूर्य की सबसे ज़्यादा जो है किरणें प्राप्त करने वाला क्षेत्र क्या है, विषुवत रेखा, यानी कि 0 डिग्री। यहाँ पर सर्वाधिक, अभी तो फिलहाल इसके अकॉर्डिंग मानेंगे कि सूर्य जो है वो सर्वाधिक प्रकाश से यहीं पर फैलाता है और दोनों तरफ जो है प्रकाश घटता जाता है, ठीक है। एक बार अपने इसको 3 मंडलों में विभाजित करके मानते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, निम्न अक्षांश। निम्न अक्षांश की कंडीशन जो है वो 0 से 23.5 के बीच में, 23.5 के बीच में, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में होती है। इन्हें 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री के बीच में इसे अपने बोलेंगे क्या, मध्य अक्षांश, और इसे अपने बोलेंगे 66.5 से साउथ यानी दक्षिणी ध्रुव तक जो है इसे अपने बोलेंगे उच्च
अक्षांश। तो यहाँ पर क्या है, निम्न अक्षांश, मध्य अक्षांश, उच्च अक्षांश। ऐसा ही इस तरफ भी होगा, निम्न अक्षांश, मध्य अक्षांश और उच्च अक्षांश कि अपने यहाँ विभाजन करेंगे अक्षांश रेखाओं के आधार पर तो भी तापमान में अंतर आता है। और नॉर्मल सी बात है कि जैसे जैसे अक्षांश 0 डिग्री से 90 डिग्री यानी बढ़ते हुए देखेंगे, तापमान क्या है, घटता जाएगा। यानी तापमान और अक्षांशों में विपरीत संबंध है फिलहाल, ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रकाश की किरणें तिरछी हो जाती है। अब देखिए टॉपिक को पूरा देखिएगा, तब आप एक ये भी फैक्ट है कि सबसे गर्म क्षेत्र जो है विषुवत रेखा ना होकर कर्क रेखा के जो और मकर रेखा के आसपास का क्षेत्र यानी लगभग 40 डिग्री अक्षांश जो है वो सर्वाधिक ताप प्राप्त करता है। क्या कारण है वो आगे अपने देखेंगे, ठीक है। फिलहाल अपने मानते हैं कि विषुवत रेखीय क्षेत्रों पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है और बाकी जो है इस तरफ उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की ओर घटता जाता है, ये मान के चलते हैं अपने। अब अपने बात करते हैं कि वो कौन से कारक हैं जिनकी वजह से सूर्य ताप प्रत्येक स्थान पे बराबर प्राप्त नहीं होता है। तो इसके लिए अपने देखिए अपने सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कि वो कौन से फैक्टर हैं जो सूर्य ताप के वितरण को यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करते हैं। अब देखिए इनमें सबसे पहला अपने कारण जो है वो मान के चलेंगे, फर्स्ट नंबर सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन, सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन। अब देखिए किस प्रकार से सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित करता है ये सूर्य की किरणों का तिरछापन। एक नॉर्मल सा फैक्ट है कि अपने किसी भी वस्तु को अगर किसी लाइटर से भी गर्म करना चाहते हैं तो भी अपने उसको क्या करेंगे, उसके ऊपर जस्ट किरणों को क्या करेंगे, किरणों के सामने यानी कि जो उष्मा जहाँ से निकलती है उसके बिल्कुल सामने लाएंगे, तब भी वो जो रोड है या कोई चीज़ है, वस्तु है, तो वो क्या हो जाएगी, शीघ्र ही गर्म हो जाएगी। अगर तिरछा रखेंगे उसको और फिर उसके पास में जलाएंगे तो वहाँ उसको अधिक सतह के ऊपर फैल जाएगी वो जो उष्मा है और वो गर्म नहीं हो पाएगा। तो तापमान उसको काफ़ी क्षेत्र में मिलेगा, लेकिन जो गर्मी है मतलब गर्म जो है यानी अधिक ताप क्षेत्र जो है वो गर्म मतलब अधिक ताप को ग्रहण नहीं कर पाएगा एक छोटा क्षेत्र। अगर किसी वस्तु या रोड को किसी को पिलाने की सोच रहे हैं मान लो तो, ठीक है। तो अब देखिए आप सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन, इसमें होगा ये कि ये है पृथ्वी, ठीक है, और अपने बाहर बनाते हैं इसके एक वायुमंडल, ठीक है। पृथ्वी के बाहर क्या है, ये वायुमंडल। अब मान लीजिए अनंत दूर से, हालांकि सूर्य का आकार हमारी पृथ्वी से बहुत बड़ा है, ये मान के चलना आप, ठीक है, आकार बहुत बड़ा है और दूरी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 14 करोड़ 96 किलोमीटर औसत दूरी हमारी पृथ्वी की सूर्य से है। तो उतनी दूरी से सूर्य का प्रकाश इस ओर आ रहा है। अब देखिए यहाँ से जो किरणें आएंगी लगातार, हालांकि सूर्य की किरणें लगातार संपूर्ण क्षेत्र में अपने मान लेते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल एक के अंदर यहाँ 5-5 किरणें आगे अपने एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये वाली जो किरणें आ रही है ये देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। तो वायुमंडल में प्रवेश करती हुई सतह तक हमारे यहाँ पहुँचती हुई 5 किरणें हैं जो कि विषुवत रेखा के लगभग पास में पहुँच रही है, ठीक है। अब दूसरी किरणें जो कि यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है, ये भी सूर्य की किरणें जो है वो इस तरफ आ रही हैं, ठीक है। 2 कंडीशन है, एक विषुवत रेखा पे है, एक ध्रुवों की ओर आगे बढ़ती हुई है। और अपना पॉइंट क्या था, सूर्य की किरणों का तिरछापन। यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी कौन सी है, तो आप बताओगे कि ये विषुवत रेखा वाली है, और यहाँ पर तिरछी किरणें जो हैं ये उच्च अक्षांशों के ऊपर यानी कि ध्रुवों के पास में गिर रही है, ठीक है। 66 से भी ऊपर वाला क्षेत्र यानी कि 23 के बाद में लगभग किरणें जो हैं 23.5 डिग्री की कर्क रेखा और मकर रेखा तक ही सूर्य किरणें सीधी पड़ती है। कर्क रेखा और मकर रेखा तक ही सूर्य किरणें जो है वो सीधी पड़ सकती है। उसके बाद में अक्षांश बढ़ेंगे तो सूर्य किरणें जो है वो तिरछी ही पड़ेंगी। अब देखिए
विषुवत रेखा पर सीधी किरणों की वजह से यहाँ से लेकर यहाँ तक की सतह, इतनी ही सतह को, इन किरणों को, किरणें इतनी है, 5 यहाँ है, 5 मैंने यहाँ बनाई है, इन 5 किरणों को इतनी सतह को गर्म करना पड़ता है और इन 5 किरणों को यहाँ से लेकर यहाँ तक की सतह को गर्म करना पड़ता है, इतनी को। देखिए ये ध्रुवीय क्षेत्र के पास है और ये विषुवत रेखा के पास है। आप नॉर्मली इसे पहचान सकते हो कि जो विषुवत रेखा के पास में जो किरणें हैं उनको बहुत ही कम क्षेत्र को गर्म करना पड़ता है, किसकी अपेक्षा? इस ध्रुवीय या उच्च अक्षांशों वाले क्षेत्रों की अपेक्षा। यानी कि जिस स्थान के ऊपर सूर्य किरणें सीधी पड़ेंगी वो स्थान शीघ्र ही क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, अधिक ताप ग्रहण करेगा। ठीक है, किसकी अपेक्षा? इनकी अपेक्षा। तो विषुवतीय क्षेत्र या कर्क मकर रेखा के बीच का क्षेत्र हमेशा ही उच्च ताप प्राप्त करता है इन उच्च अक्षांशों वाले क्षेत्रों की अपेक्षा। ठीक है, किसी भी वस्तु को आप अगर गर्म करना चाहते हो तो मान लो उसमें ऊष्मा जो है वो डायरेक्ट सामने देनी पड़ती है। कभी भी ऊष्मा को इस प्रकार से जो है नहीं देते हैं, ऊष्मा को सामने से देते हैं, तभी वो वस्तु शीघ्रता से वो क्षेत्र जो है वो गर्म हो जाएगा। तो ये नॉर्मल फैक्ट है, रूल प्रकृति के एक जैसे ही हैं। अब बात आती है तिरछापन में एक और फैक्ट काम करता है, ये है वायुमंडल काफ़ी किलोमीटर मोटाई वाला है और आप देखिए विषुवत रेखा के सामने वाला क्षेत्र जो है यहाँ पर इन किरणों की लंबाई भी क्या है? वायुमंडल में से कम है और यहाँ पर लंबाई क्या है? ज़्यादा है। अर्थात विषुवत रेखीय क्षेत्रों में वायुमंडल जो है वो उसको किरणों को, सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य की जो किरणें हैं उन्हें कम चौड़े वायुमंडल में से प्रवेश करना होता है। किसकी अपेक्षा? ध्रुवीय या उच्च अक्षांशों की अपेक्षा। आपके सामने है यहाँ कि ये वायुमंडल है, इसमें से यहाँ से किरणें यहाँ तक की लंबाई जो है वो कम है, किसकी अपेक्षा? ध्रुवीय क्षेत्रों की जो है वो लंबाई ज़्यादा है। यानी कि इन किरणों को अधिक लंबे वायुमंडल में से प्रवेश कर पहुँचना पड़ता है और यहाँ पर शीघ्रता से ये किरणें जो है वायुमंडल क्रॉस करके जल्दी ही पहुँच जाती है। तो छोटे से वायुमंडल और अधिक बड़े वायुमंडल, यानी कि वायुमंडल में कुछ अवरोध होते हैं जिनकी वजह से भी इनके तापमान में अंतर आ जाता है। तो इसे यहाँ फिर से तापमान अधिक मिलता है और यहाँ पे कम। तो पहला बिंदु हो गया हमारा सूर्य की किरणों का तिरछापन। तो अब बात करते हैं सेकंड बिंदु की, दिन की अवधि। द्वितीय अपना बिंदु है दिन की अवधि, यानी कि जो दिन का समय है वो किस प्रकार से सूर्य ताप को हम तक पहुंचने में जो है प्रभावी होता है। अब देखिए वापस यहाँ, ठीक है, या एक बार यहीं से देख लो कि मान लो ये विषुवत रेखा है और ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, ये उपध्रुवीय रेखा है दक्षिणी और ये उत्तरी उपध्रुवीय रेखा है और ये ध्रुव है। ठीक है, यानी 0 डिग्री, 23, 23.5, 66 और 90 साउथ। ठीक है, ऐसे 0, 23.5, 66 और 90 नॉर्थ। ठीक है, अब सूर्य जो है वो सूर्य ताप का जो वितरण है वो किस प्रकार से यहाँ पे प्रभावी होता है कि यहाँ विषुवत रेखा से लेकर कर्क रेखा और मकर रेखा, यानी कि अगर देखा जाए तो कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच में सूर्य हमेशा ही क्या होता है? सीधा चमकता है। यानी वर्ष में 2 बार तो इनका नंबर आता है कि इसी क्षेत्र में कोई, यानी कि इस मंडल में अगर कोई क्षेत्र है तो उस पर 2 बार जो है वर्ष में सूर्य सीधा चमकेगा। अब इसके बाद का जो क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है। यानी कि एक बार वर्ष में सूर्य जो है वो मकर रेखा पे चमकता है और एक बार कर्क रेखा पे सीधा। जब ये कर्क रेखा पे सामने चमकता है, इसके कर्क रेखा पे बिल्कुल सामने चमकता है, तो उस वक्त जो है मकर रेखा और उपध्रुवीय रेखा और ध्रुवीय रेखा पर जो है वो दिन की अवधि जो है वो बहुत छोटी होती है। और जब सूर्य मकर रेखा पर, यानी कि 22 दिसंबर के समय जो है सूर्य मकर रेखा पे होता है बिल्कुल, उस वक्त जो है उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि क्या होती है? छोटी, रातें लंबी होती है, जैसा अभी शीतकाल में अपने देख रहे हैं। अभी सर्दियां पड़ रही है, इस वक्त जो है हमारे यहाँ दिनों की अवधि जो है वो छोटी हो जाती है, क्योंकि अपने कहाँ रहते हैं? कर्क रेखा पे। कर्क रेखा पे अपने रहते हैं। इस वक्त 22 दिसंबर को सूर्य जो है मकर रेखा पे सीधा चमकने गया है।
22 दिसंबर तक जाएगा, वापस आ जाएगा। 22 दिसंबर के बाद में सूर्य जैसे ही उत्तरायण होने लगता है, हालांकि उत्तर दिशा की ओर गति करने लगता है, वैसे ही 22 दिसंबर को बाद में लगभग अपने को क्या है, बड़े दिनों की छुट्टियां मिलती है। बड़े दिनों की छुट्टियां मतलब यही है कि वापस से बड़े दिन होने प्रारंभ हो जाते हैं अपने क्षेत्र के अंदर। जहाँ छोटे दिन होते हैं, वापस से क्या होते हैं, दिन बड़े होने लगते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य मकर रेखा से हटकर यहाँ विषुवत रेखा पर पहुंच जाता है, और उस वक्त जो है हमारे यहाँ लगभग ग्रीष्मकाल जो है गर्मियाँ प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, तो वो समय कौन सा है, 21 मार्च। ऐसे ही सितंबर के अंदर, सितंबर को जब ये वापस इधर जाता है 21 मार्च तक, तो वापस लौटते हुए यहाँ पहुंच जाता है। ठीक है, विषुवत रेखा पे। और फिर आपने देखा होगा 21 जून को ये जो है बिल्कुल कर्क रेखा पे सीधा चमकता है। उस वक्त हमारे यहाँ कर्क रेखा पे दिन 12 घंटे के होते हैं, दिन बड़े होते हैं। और उसके उस समय जो है इस तरफ यानी कि दक्षिणी गोलार्ध के अंदर दिनों की अवधि छोटी होती जाती है। यानी कि कहने का मतलब है कि सूर्य जब दक्षिणायन होगा तो उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे होंगे, और जब सूर्य उत्तरायण होगा तो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर दिन छोटे हो जाएंगे। यानी कि जिस तरफ सूर्य आएगा वहां दिन बड़े होंगे। और उत्तरायण भी कितना होगा बताया था मैंने, कर्क रेखा, और बस दक्षिणायन कितना होगा, मकर रेखा। इससे ज्यादा आगे सूर्य नहीं जाता है। ठीक है, इसकी सूर्य की जो किरणें हैं वो इसके सामने ही बनी रहती है, इसके बाद में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। तो दिन की अवधि विषुवत रेखा पर दिन 12 घंटे के होते हैं, और फिर अपने लगभग 17 डिग्री अक्षांश 18 डिग्री अक्षांश तक पहुंचते हैं तो दिन जो है वो 13 घंटे के हो जाते हैं। 17 डिग्री के बाद में 30 डिग्री 4 डिग्री पर दिन जो है वो और बढ़ जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवों पर जाकर दिन जो है वो 6 माह का हो जाता है। उस वक्त दिन यहाँ 6 माह का होता है जब सूर्य बिल्कुल कर्क रेखा के ऊपर चमक रहा होता है। ठीक है, उस वक्त जो है दिन, या उससे पहले ही यहाँ से दिन, जैसे ही यहाँ से विषुवत रेखा को सूर्य क्रॉस करता है यहाँ दिन हो जाता है। उसके बाद में लगातार यहाँ उत्तरी गोलार्ध में दिन बना रहता है। ये एक फैक्ट है जो मैं आपको आगे कमेंट में अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपको दिन 6 माह क्यों होते हैं उत्तरी गोलार्ध में और 6 माह की रातें क्यों होती है ये भी अपने विस्तार वर्णन कर लेंगे इसका। ठीक है, इसको समझ लेंगे। अब बात करते हैं अपने फिलहाल कि उत्तर की तरफ कर्क रेखा की तरफ जब सूर्य विषुवत रेखा से जाता है तो यहाँ दिन प्रारंभ हो जाता है, फिर यहाँ रात नहीं होती है। ऐसे ही इस वक्त जब ये विषुवत रेखा को क्रॉस कर जाता है सूर्य, उस वक्त दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ, ठीक है, 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध पर यहाँ बिल्कुल रात होती है, और वो भी 6 माह की होती है। यानी कि अब शीतकाल के अंदर सूर्य अगर 22 दिसंबर को मकर रेखा पे पहुंचता है तो वहाँ आज से 3 महीने से पहले से ही दिन चल रहे हैं और लगातार दिन ही है, और 3 महीने तक दिन रहेंगे। और इसी दौरान अपने नॉर्थ पोल पहुंचते हैं तो वहाँ 6 माह की आपको रात्रि यानी अंधेरा मिलेगा। लगातार 6 महीने, 3 महीने बीत चुके हैं अंधेरे के, और 3 महीने और अंधेरा रहेगा। तो दिन की अवधि जो है विषुवत रेखा पे लंबी होती है, और दिन की अवधि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में होते होते जो है उत्तरायण और दक्षिण आयन होने पर, आयन क्या होता है, कर्क रेखा मकर रेखा को अयन रेखा कहते हैं। जब सूर्य अयन रेखा पे होता है तो उसके विपरीत रातें होती है, और उत्तरी गोलार्ध में होता है तो सूर्य कर्क रेखा की ओर होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में रातें होती है, और जब सूर्य दक्षिण में होता है मकर रेखा पे होता है उस वक्त जो है नॉर्थ पोल की तरफ रातें होती हैं। ठीक है, तो दिन की अवधि जो है विषुवत रेखा पे अधिक होती है, अर्थात विषुवत रेखा वाले या उसके नजदीक के क्षेत्र जो हैं वो अधिक ताप को प्राप्त करते हैं। अब बात आती है पृथ्वी, तीसरा पॉइंट है अपना, पृथ्वी व सूर्य के बीच दूरी, पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी, पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी। अब हम सभी जानते हैं कि सूर्य जो है हमारी पृथ्वी से लगभग 14 करोड़ 96 किलोमीटर जो है दूर है। अब ये जो दूरी है ये औसत है, क्योंकि पृथ्वी क्या करती है, सूर्य का एक चक्कर लगाती है। अब एक बार आप मान लीजिए, इसको अपने सूर्य मान लेते हैं, इसे अपने क्या मान लेते हैं, सूर्य मान लेते हैं। ठीक है, ये बिंदु बाद में लिख लेंगे, एक बार इस फैक्ट को अपने समझ लेते हैं। ये क्या है, सूर्य, और पृथ्वी इसके बाहर क्या करती है, चक्कर लगाती है। ठीक है, ये है पृथ्वी। 6 माह बाद में पृथ्वी जो है ये यहाँ पहुंच जाएगी, और फिर 6 माह बाद में उस ओर से होते हुए पृथ्वी वापस यहाँ। अब ये जो इसको बोलते हैं ऑर्बिट यानी कक्षा,
पृथ्वी एक मार्ग के अंदर से होते हुए एक वर्ष में सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है, लगभग एक वर्ष। ठीक है, 365 दिन 6 घंटे और 48 मिनट 46 सेकंड का जो है वो समय लग जाता है। तो इस पे भी अपने कि भी एक वर्ष के अंदर जो है वो 365 दिन ही होते हैं, लेकिन एक चक्कर पूरा करने में मैंने बताया 1 वर्ष का समय लगता है। तो यहाँ जो 365 के अलावा 6 घंटे और जो 6 घंटे 1/4 जो मिनट है, यानी कि लगभग 6 घंटे और 48 मिनट 46 सेकंड का जो समय लगता है, वो एक्स्ट्रा वो जो 6 घंटे हैं वो कहाँ ऐड होते हैं आपको पता ही है। वैसे 4 सालों बाद में जो है फरवरी 29 दिनों की होती है, तो उस पर अपने बाद में चर्चा कर लेंगे। अब देखिए आप कि ये है पृथ्वी और ये इसके बाहर चक्कर लगा रही है, और ये कक्षा क्या है, ये अंडाकार है न कि गोलाकार, यानी कि एक वर्त के रूप में नहीं है बिल्कुल कि समान दूरी पे रहे। औसत दूरी है 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर, लेकिन इस समय जो है एक दूरी जो है बढ़ जाती है यहाँ पर 15.20 किलोमीटर, यानी कि 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर जो है वो दूरी बढ़ जाती है। तो 15.20 करोड़ लिख लो, चाहे 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर जो है वो दूरी आप लिख लीजिए। ठीक है, इसी दौरान जब पृथ्वी इस ओर होती है तो यहाँ पर जो है वो दूरी अपने क्या मान लेते हैं, घटी हुई। तो यहाँ पर 14.70 तो करोड़ लिख लो। ठीक है, 14.70 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर, यानी कि निकटतम दूरी पर होती है। अब देखिए इनमें से एक कहलाता है उपसौर और एक कहलाता है अपसौर। जो नजदीक की दूरी है वो कहलाता है उपसौर, और जो दूर की दूरी है, यानी कि यहाँ जो दूरी बढ़ जाती है, तो ये कहलाता है अपसौर। ठीक है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी बिल्कुल कम होती है, इस वक्त यहाँ पर हमारे यहाँ कर्क रेखा पर क्या होता है, शीतकाल। कर्क रेखा पे शीतकाल होता है, और ये दिन कौन सा होता है, 3 जनवरी। जब पृथ्वी सबसे दूर होती है तो इस वक्त हमारे यहाँ यानी कर्क रेखा पर जो समय होता है वो ग्रीष्म काल होता है, और जो तारीख है वो लिखी जाती है 4 जुलाई, यानी 4 जुलाई को पृथ्वी से सूर्य की दूरी बहुत ज़्यादा होती है और सबसे कम दूरी होती है शीतकाल के अंदर। लेकिन हमारे यहाँ आप देखो सूर्य ताप कौन से समय में सबसे ज़्यादा पृथ्वी को मिलेगा, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम होगी। अब कम कहाँ है, शीतकाल में है, 3 जनवरी को है, पृथ्वी सूर्य के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, और इस नज़दीक होने की वजह से पृथ्वी को सूर्य से 7% सामान्य तापमान में से ज़्यादा प्राप्त होता है। नज़दीक है ना इसलिए, और यहाँ पर दूर है, जुलाई का समय है, दूर है। ठीक है, इस वक्त जो है सूर्य को जो है वो सूर्य से जो है पृथ्वी को 7% जो तापमान है वो कम प्राप्त होता है इसी दूरी की वजह से। अब देखिए जब पृथ्वी सबसे नज़दीक होती है सूर्य के, उस वक्त अब देखो यहाँ पे बनाते हैं अपने कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा। मैंने झुकाव लिया दे दिया पृथ्वी को। अब पृथ्वी का अक्ष इस प्रकार से है, समझ रहे हो, इस प्रकार से घूम रही है। आपके सामने ये ग्लोब है, ये 23.5 डिग्री जो है झुका हुआ है, और वो इस एंगल में नहीं है, ये इस एंगल में है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ घूम रही है। ठीक है, अब इसी कंडीशन के अंदर घूमते हुए यहाँ पर भी आएगी, और यहाँ पर आप कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा 3 कंडीशन ये भी दिखा दी मैंने। अब बताइए सूर्य जो है इस वक्त कर्क रेखा पे चमक रहा है या मकर रेखा पे। समय है शीतकाल का। ठीक है, दिन है 3 जनवरी। सूर्य जो है किसके सामने चमकेगा लगभग, तो वो होगा मकर रेखा के सामने, यानी कि मकर रेखा के ऊपर सूर्य का प्रकाश लगभग सीधा पड़ता है 3 जनवरी को। ठीक है, सूर्य लौट तो रहा है मकर रेखा से, लेकिन थोड़ा ही दूर हुआ है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश अभी मकर रेखा के पास ही है। 3 जनवरी का समय है वो, और इस दौरान हम कर्क रेखा पे रहते हैं और शीतकाल है हमारे अनुसार। ठीक है, हमारे अनुसार यहाँ शीतकाल है, क्योंकि सूर्य जो सीधा चमक रहा है किस पे, मकर रेखा पे। उस वक्त हमारे यहाँ क्या है, शीतकाल है। सूर्य से हमें 7% जो ऊष्मा प्राप्त होती है अतिरिक्त,
7% जो तापमान प्राप्त होता है अतिरिक्त, वो उल्टा हमें ज़्यादा शीतल नहीं होने देता, यानी ठंडा नहीं होने देता। हमारे पृथ्वी की कर्क रेखा 7% इस अधिक तापमान की वजह से इतनी ज़्यादा शीत नहीं होती है, अन्यथा इससे भी ज़्यादा क्या है शीतकाल और भी प्रभावी होता। देखो सर्दियों में सूर्य के नज़दीक होना, यानी कि सर्दियों में अपने भी तापमान के क्या होते हैं, कहीं अगर चूल्हा वगैरह या आग जली हुई है तो अपने भी उसके नज़दीक में जाना चाहते हैं। ऐसे ही याद रख लेना कि शीतकाल के अंदर जो है पृथ्वी सूर्य के नज़दीक हो जाती है, ठीक है, और ग्रीष्म काल में पृथ्वी जो है सूर्य से दूर हो जाती है। जैसे अपने भी उस अग्नि से अपने भी दूर रहना पसंद करते हैं ग्रीष्म काल के अंदर, इसी कंडीशन के अंदर पृथ्वी भी सूर्य से दूर हो जाती है। अब कंडीशन देखो यहाँ की, जब 15.20 यानी 15 करोड़ यानी अधिक दूरी पर जब 4 जुलाई को सूर्य पृथ्वी से हो जाता है, यानी सूर्य से पृथ्वी जब दूर होती है, उस वक्त सूर्य की सीधी किरणें किस पे पड़ती है, कर्क रेखा पे। पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है, यहाँ कर्क रेखा पे नहीं है, मकर रेखा पे है, और यहाँ जब घूम के आएगी पृथ्वी उस तरफ से इस तरफ, तो सूर्य की किरणें सीधी किस पे पड़ेगी, कर्क रेखा पे पड़ेगी। और जब कर्क रेखा पे सीधा सूर्य चमकता है लगभग 4 जुलाई को, ठीक है, वैसे तो ये 21 जून है, लेकिन यहाँ पर 4 जुलाई को कुछ दिन बीतते बाद में, ठीक है, तो सूर्य लगभग कर्क रेखा के सामने ही चमकता है। उस वक्त हमारी पृथ्वी को 7% जो है वो 7% जो है वो कम तापमान प्राप्त होता है। और जब सूर्य कर्क रेखा पे चमकता है तो यहाँ पे क्या होता है, ग्रीष्म काल, और उस 7% जो कम तापमान हमें प्राप्त होता है उसी वजह से हमारे यहाँ इतनी गर्मी नहीं, हालांकि गर्मी खूब पड़ती है, लेकिन वो 7% कम है, इसकी वजह से और भी तापमान नहीं बढ़ पाता, अन्यथा तापमान इससे भी ज़्यादा होता। तो ये फैक्ट है कि जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है वो तापमान को किस प्रकार से प्रभावित करती है। और इसके बाद में अपने नेक्स्ट बिंदु की ओर चलते हैं। तो इसमें अपने 4th बिंदु लिखेंगे स्वच्छ वायुमंडल। क्या लिखेंगे, स्वच्छ वायुमंडल। तो अगला बिंदु है हमारे लिए स्वच्छ वायुमंडल, कि वायुमंडल जो है हमारी ये जो मान लो पृथ्वी है, और इस पृथ्वी का जो वायुमंडल है इसमें अगर प्रदूषण की मात्रा, कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो प्रदूषण के माध्यम से इसमें पहुंच जाते हैं। अगर पोल्यूशन बढ़ जाएगा तो भी सूर्य की जो किरणें हैं वो उसे प्रभावित होती है, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट बिंदु एक्स्ट्रा बनाया है, और ये कहीं कहीं बुक्स के अंदर मिलता भी है कि जो स्वच्छ वायुमंडल है, यानी कि वायुमंडल में अगर प्रदूषित जो तत्व हैं वो कम मिलते हैं तो इससे भी हमारा जो सूर्य ताप है वो पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में प्रभावी होता है, ठीक है। आपके लिए एक्स्ट्रा ये बिंदु मैंने बना दिया है, ठीक है। तो ये कुछ बुक्स में आपको मिल भी जाएगा। अब इसके बाद में अपने पढ़ते हैं स्थल व सागर का प्रभाव। स्थल व सागर का प्रभाव, तो इसमें आपको पता है कि स्थल और सागर जो है वो इंसोलेशन को यानी सूर्यताप को एक समान ग्रहण नहीं करते हैं, और एक समान जो है वो उसका विकिरण नहीं करते हैं। होता ये है कि जल की जो बूंदें होती है, मान लो ये स्थल है और ये सागर है, और यहाँ पर सूर्य का प्रकाश है, ठीक है। तो सूर्य का प्रकाश इस जो जल की बूंदें होती है वो क्या होती है, ट्रांसफर करती है। जल की बूंदें ऊपर नीचे, ठीक है, ट्रांसफर होती रहती है, जिनसे जो ताप ग्रहण कर लेती है हालांकि वो ऊपर ही रहेगी, लेकिन फिर भी जल जो है वो क्या होता है, डोलायमान होता है, गतिमान होता है, और इसमें क्रियाएं गति लिए होता है। इसके अपेक्षा ये स्थल के जो कण होते हैं वो स्थिर होते हैं, ऊपर के कण गर्म होंगे, फिर वो कण गर्म होकर ही नीचे के कणों में ऊर्जा या उष्मा को स्थानांतरित करेंगे, और यहाँ पर शीघ्रता से वे कण जो है वो गर्म होकर नीचे वाले कण आ जाएंगे। जल के भी अणु होते हैं, कण होते हैं, जल के कण ऊपर नीचे हिलते रहते हैं, जिसकी वजह से वो देर से गर्म हो पाते हैं। इस सूर्य किरणों की वजह से वो देर से गर्म होते हैं। अब यही कारण है कि दिन के अंदर जो है वो स्थल जो है अधिक ताप ग्रहण कर लेता है और क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। दिन के अंदर शीघ्रता से सूर्य स्थल को क्या कर देता है, स्थल को
गर्म कर देता है। और इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर प्रकाश गिरता है लेकिन तापमान बढ़ता नहीं है, धीमे धीमे बढ़ता है। क्या हो जाएगा, धीमे धीमे बढ़ेगा, यानी कि यहाँ स्थल शीघ्रता से गर्म हो रहा है, इसकी अपेक्षा जलीय क्षेत्र जो है वो धीमे धीमे गर्म होगा। ठीक है, इसमें यहाँ जो जल की बूंदें हैं, अणु हैं, कण हैं, वो एक दूसरे से जगह बदलते रहेंगे। अब होगा ये कि धीरे धीरे गर्म होंगे और रात्रि के समय जो है ऊष्मा इसमें नीचे तक यहाँ कुछ दूरी तक पहुँच जाएगी। किसकी अपेक्षा, इस स्थल की अपेक्षा। अब विकिरण का समय है जब सूर्य की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगी, रात्रि हो जाएगी। और रात्रि के समय जो है स्थल जो है वो विकिरण के माध्यम से शीघ्रता से क्या हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे, यहाँ का तापमान गिर जाएगा। और जलीय क्षेत्र हैं वो अभी भी क्या है, गर्म यानी कि बने रहेंगे। इसके ऊपर का वायुमंडल अभी भी क्या रहेगा, गर्म रहेगा। दिन के अंदर शीघ्रता से स्थल भाग गर्म हो जाएगा और रात्रि के अंदर देखेंगे तो स्थल भाग तो शीतलता जल्दी ही ऊष्मा को ऑब्जर्व भी करता है और निकालता भी है। और जलीय क्षेत्र जो है वो ऑब्जर्व भी धीरे धीरे करते हैं और उसको डिफ्यूज जो है उसको भी धीरे धीरे करते हैं। तो इसको प्राप्त करना और यानी ग्रहण करना और वापस देने की जो क्रिया है वो बाद में होती है, लंबे समय तक चलती है इसकी। ठीक है, तो सागरीय भाग जो है वो सूर्य ताप को कम ग्रहण कर पाते हैं। ठीक है, यानी कि तापमान को ग्रहण कर पाते हैं, कई देर तक ये अपने आप में समाये भी रखते हैं। तो स्थल भाग शीघ्रता से बहुत ज़्यादा ताप प्राप्त करके क्या हो जाएगा, उष्ण हो जाएगा, गर्म हो जाएगा और ये सामान्य बना रहेगा। इसके बाद में अपने बात करते हैं, नेक्स्ट अपना टॉपिक है सतह का ढाल, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है इसके ऊपर जो सतह है वो उच्चावच के रूप में, यानी कि समतल बहुत ही कम क्षेत्रों में मिलती है, इनमें कहीं न कहीं ढाल मिलता है। एक समतल क्षेत्र के अंदर भी मामूली सा ढाल जरूर मिलेगा आपको। और बात करें तो पठार, मैदान और पठार और पर्वत के ये अधिक ढालू क्षेत्र होते हैं। मान लीजिए ये एक समतल सतह है और यहाँ पर ये पर्वतीय क्षेत्र है और यहाँ पर फिर से सूर्य यानी दिन का समय है। जो भाग यानी कि इस पर्वत का जो ढाल होगा सूर्य के उन्मुख यानी सामने होगा, उस पे तापमान अधिक होगा, यानी कि ये क्षेत्र शीघ्रता से क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इसके अपेक्षा विपरीत वाला जो क्षेत्र है ये इससे थोड़ा सा क्या होगा, कम गर्म होगा। ठीक है, तो सूर्य के सामने वाला ढाल जो है वो शीघ्रता से गर्म हो जाता है। ये जितने भी टॉपिक है मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि बुक्स के अंदर आप पढ़ लोगे लेकिन थोड़ा बहुत आपको समझने में सहायता मिल जाए, इसलिए मैं आपको ये समझाने का प्रयास है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो होगा वो है हमारा सतह का रंग, यानी धरातल का जो कलर है, सतह का जो कलर है वो किस प्रकार से ऊष्मा को प्राप्त कर लेता है। मान लीजिए सतह के अंदर हल्का मामूली सा अगर ग्रीन कलर है, अब होगा कैसे कि जिस क्षेत्र में वनस्पति अधिक पाई जाती है वहाँ सूर्य ताप जो है वहाँ कम ग्रहण होगा, यानी कि ग्रीन कलर जो है वो कम ग्रहण करेगा सूर्य ताप को, तो वहाँ पर तापमान कम बना रहेगा। किसकी अपेक्षा, अगर किसी स्थलीय भाग के मान लो यहाँ पे लाल रंग की मिट्टी पाई जाती है, लाल रंग की चट्टानें हैं, तो वो ऊष्मा को अधिक ग्रहण करेगी, तो वहाँ पे तापमान बढ़ जाएगा। ये भी एक जो रंग वाला धरातल का जो फैक्टर है ये भी मैंने कहीं बुक्स में से उठाया है और आप देख सकते हो कि कलर के आधार पे भी सतह के ऊपर ऊष्मा यानी तापमान का बढ़ने का और घटने का प्रभाव पड़ता है, तो इसको भी मैंने इन बिंदुओं के अंदर शामिल किया है। इसके बाद में अपने देखेंगे वायुमंडल का प्रभाव। अब अपने इसमें नेक्स्ट जो अभी बिंदु आपके सामने लिख दूंगा मैं, तो ये है वायुमंडल का प्रभाव। तो इसके अंदर अपने देखेंगे ये एक अच्छा पॉइंट है अपना वायुमंडल का प्रभाव। सूर्य से आने वाली किरणों को अपने बोलते हैं सूर्य ताप। ठीक है, अब ये होता है किन के रूप में, किरणों के रूप में। किसके रूप में होता है, किरणों के रूप में। और ये किरणें वायुमंडल में जैसे ही प्रवेश करती है इन्हें कुछ कणों के सामने मतलब होना होता है। वायुमंडल में कुछ गैसें हैं, कुछ जल वाष्प है और कुछ धूल के कण उड़ते रहते हैं। ऐसे कण जो हमें दिखाई नहीं देते, ठीक है, दिखाई नहीं देते हैं, ऐसे जो छोटे छोटे कण होते हैं उन पर अगर विकिरण सीधा आकर उन पर गिरता है तो यहाँ प्रकीर्णन की क्रिया होती है, यानी कि जो
जो प्रकीर्णन है उसमें क्या होता है कि सूर्य की किरण जैसे ही उस कण के ऊपर गिरती है, अदृश्य कण है वो बहुत ही बारीक है और वो किरणें चारों ओर जो है वो फैल जाती है। यानी किरणों का जो फैलाव है, एक किरण का जो है वो कई दिशाओं में, यानी कि कई दिशाओं में कई, ठीक है, वो डाइवर्ट हो जाती है, ठीक है, कई दिशाओं में फैल जाता है उसका प्रकाश, तो उसे अपने प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, एक किरण होती है सूर्य की किरणों के साथ, ठीक है, कणों के कारण। ठीक है, दूसरी, जब कण थोड़े से बड़े होते हैं, आकार में क्या होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, तो ये कण जो है यहाँ से ऊष्मा को, जो सूर्य से ऊष्मा प्राप्त होती है किरणों के रूप में, उसको वापस परावर्तित कर लेते हैं, यानी डिफ्लेक्शन हो जाता है उनका, और वो वापस जो है अंतरिक्ष के अंदर चली जाती है। सूर्य की किरणों के वापस चले जाने को अपने परावर्तन कहेंगे। फिर इसके बाद में तीसरी कंडीशन होती है, कुछ ये कण जो है इसमें सूर्य ताप को क्या कर लेते हैं, अवशोषण कर लेते हैं, और कुछ वायुमंडल के अंदर जो 5% जलवाष्प की मात्रा होती है, अधिकतम जलवाष्प की जो 5% होती है, वो भी वायुमंडल में जो है रहती है, और वो भी क्या करती है, सूर्य की किरणों का अवशोषण कर लेती है। अगर देखा जाए तो अवशोषण के अंदर लगभग 14%, और जो वापस पहुंचा दी जाती है वो लगभग 35%, और हमारी पृथ्वी की सतह को जो ऊष्मा प्राप्त होती है वो 51% प्राप्त होती है। संपूर्ण का 51% हमारी पृथ्वी की सतह को प्राप्त होती है। तो आपने देखा होगा, जैसे मान लो यहाँ पर जलवाष्प का ही एक रूप है, बादल, क्लाउड है, और जब अपने वायुमंडल में क्लाउड जो है छा जाते हैं, उस वक्त शीतकाल के अंदर आपने देखा होगा कि जो ऊष्मा है वो क्या हो जाती है, यहाँ पर बढ़ जाती है। तो ये कुछ आपके सामने जो मैंने बिंदु बताए हैं, इन जैसे कि इसमें आपने लिख देते हैं स्थल व जल का प्रभाव, फिर स्थल व सागर का प्रभाव, फिर है सतह का ढाल, और उसके बाद में अपने यहाँ लिख देते हैं कि धरातल का जो रंग है, धरातल का रंग, और 8th नंबर पॉइंट है अपना वायुमंडल का प्रभाव पृथ्वी व सूर्य के बीच दूरी, दिन की अवधि। तो एक छोटा सा टॉपिक था अपना सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारक, और इनमें ये कारक हैं, ये तत्व हैं, और ये रीजन है जिनकी वजह से, ये कारण है जिनकी वजह से हमारी पृथ्वी को सूर्य ताप जो है वो सभी भागों पे समान नहीं मिल पाता है। अगर हमारी पृथ्वी को सूर्य ताप जो है वो एक ही समान दर से मिलता, संपूर्ण भागों को मिलता, तो हमारी पृथ्वी पर जो पवनों का चलना है वो भी नहीं हो पाता, और सागर जो है वो भी एक जगह स्थिर हो जाता है। यानी पृथ्वी पर बहुत सारी एक्टिविटियां जो है वो रुक जाती, अगर समान ताप पूरी पृथ्वी को बराबर प्राप्त होता तो। लेकिन होता ये है कि पृथ्वी के किसी भाग में गर्म क्षेत्र है, किसी भाग में शीतल क्षेत्र है, जिस वजह से जो है वो सारी जो क्रियाएं हैं वो घटित, भौतिक क्रियाएं हैं वो भी घटित होती है, और हमें महसूस होता है कि जो निर्जीव संसार है, यानी कि जो भौतिक वस्तुएं हैं वो भी क्या है, जीवित जैसी महसूस होती है। तो ये था आज का टॉपिक। अगर आपको इससे कुछ लाभ मिला हो तो वीडियो को जो है आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अगर आप न्यू हो तो बिल्कुल कीजिएगा, और अपने ही साथियों को आगे से शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।